हेलो 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 हाय 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 एवरीवन, क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे इतने सारे स्टार क्यों आ रहे हैं भाई? हाय किट्टू, हाय 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 शोएब, हाय आयुष, हाय झलक, हाय तान्या, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है यार तुम्हारे? 8 PM, गुड आफ्टरनून, हाय शोएब। और क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे? कैसे हो? हेलो 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 यार। कल संडे था है ना, कल हम नहीं मिले थे, आज हम एक बार फिर से मिल रहे हैं। आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। चलो ठीक है। सर आपकी एज क्या है? एज क्या है? 5 में 2 प्लस करो, उसमें 4 माइनस करो, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 से। उसके बाद उसमें फिर से 2 प्लस करो, फिर उसको 4 से माइनस कर दो, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दो उसकी 1.5 से। उसके बाद फिर -2 करो, फिर +3 कर देना और फिर उसको डिवाइड कर देना 2 से। तो जो नंबर आएगा वो मेरी एज है। आज भी आप बीमार हो यार। मैं क्या बताऊं तुम्हें, पता जब मेरे टॉन्सिल हो जाते हैं ना यार, ये बहुत लंबा प्रोसेस खींच देते हैं यार मेरे लिए। मैं बड़ा परेशान होता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, गले में इरिटेशन रहती है। और हाँ यार, आज भी वही है। और मजे की बात यह है कि मुझे डॉक्टर ने मना किया कि जब टॉन्सिल ज्यादा हो तो बोलो मत, क्योंकि बोलने पे ना बहुत स्ट्रेच होता है और मैं ये कंट्रोल कर नहीं सकता। रहने दो सर, मत बताओ। टू मच मैथ्स। भैया इतनी मैथ्स तो हमने अपने जीवन में भी नहीं पढ़ी थी। हैं, रहने दो सर, आप मत बताओ। अरे यार, सर डीयू में जाके कैसा लगता है? डीयू में जाके कैसा लगता है? डिपेंडिंग के तुम वहां क्या बन के गए हो। तुम चपरासी बन के गए हो तो तुम्हें हर जगह गंदा दिखाई देता है, क्योंकि तुम्हें साफ करना पड़ेगा। ए वहां कूड़ा मत फेंको, मुझे साफ करना पड़ता है। डिपेंडिंग तुम टीचर बन के गए हो, तुम्हें लगता है इनको दिखता नहीं है, हैं उल्टी सीधे हरकतें करते रहते हैं, कॉलेज में क्या आ गए हैं, इनके कपड़े देखो कैसे पहने, इनके बाल देखो कैसे हो रखे हैं, एकदम हवा में उड़ रहे हैं। तुम हो सकता है कुछ और बन के गए हो, बहुत सारी चीजें बन के जा सकते हो तुम। तो डिपेंड करता है कि तुम्हें डीयू में जाके कैसा लगेगा कि तुम बन के क्या गए हो। ठीक है ना? तो यही वाली बात है। अब तुम देखो तुम क्या बन के जाने वाले हो। तुम तो स्टूडेंट बन के जाओगे ना, तो तुम्हें तो अच्छा लगेगा यार। तुम्हें तो अच्छा लगेगा, मतलब कॉन्सर्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे होती हैं तुम्हारे लिए, थिएटर होता है, बहुत सारी चीजें हैं। डर मत, डरो मत यार, डरने वाली बात थोड़ी ना है। लाइफ मिली है एंजॉय करने के लिए। सर डीयू का एनवायरनमेंट कैसा है? पॉल्यूशन है, बहुत अच्छा पॉल्यूशन है, गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि दिल्ली में आता है डीयू। तो चलो सर, चिड़िया बन के जाना है तो चिड़िया बन के जाना है। बहुत बढ़िया। सर जीएफ का कॉल आ रहा है, क्या कर रहा हूं मैं अब? कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, ये तुम गर्म पानी है ना। थैंक यू यार। चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट बन के जाओगे तो कैसा लगेगा यार? स्टूडेंट बन के जाओगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है ना? मजा आएगा। बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं, है ना? बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। मैं जरा इसको साइड कर देता हूं, ठीक है ना? चलो, ओरा +99999, क्या बात है। ओरा नहीं है ये, कुछ और ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस, है ना? बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज इस लेक्चर में, एक बार ये मैं तुम्हें बता देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। लेक्चर 1 आज होने वाला है और लेक्चर 2 कल होने वाला है। अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 लेक्चर में हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखना, आज हम क्या करने वाले हैं भाई लोग। तो आज हम करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल क्या होती है ना? गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, ठीक है ना? ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ईएमएफ सीरीज के बारे में, है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन की, और फिर अगर हमें टाइम मिला तो नर्स्ट इक्वेशन के बाद में देख लेंगे हम बैटरीज की बात करेंगे। तो ये आज का हमारा टारगेट है बेटा। 1.5 घंटे की सेशन आज होने वाला है, 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है, और ये उस 1.5 घंटे का हमारा पूरा का पूरा टारगेट है, ठीक है? चलिए तो शुरू करें, है ना? तो फाइनली अब हम शुरू कर रहे हैं गाइस। फाइनली अब हम शुरू कर रहे हैं
अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से अपने इस चैप्टर को ध्यान से देखना, है ना। गला खराब है तो मैं बहुत ही कम बोलूंगा, तो प्लीज कंसीडर दिस, है ना। बाकी मजा आएगा तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नो डाउट तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मजा आएगा। जिसको लगता है कि भैया मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ नहीं आती है, बिलीव मी आज सब कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा यहां पे टाइम दो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम्हारे पास दो तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, एक वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन करती है, मतलब केमिकल एनर्जी बनाती है। एक होती है जो केमिकल एनर्जी का यूज करके, केमिकल रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ये एक ऐसा सिस्टम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर अरेंजमेंट होता है जहां पे दो इलेक्ट्रोड को फिट किया जाएगा। इलेक्ट्रोड होती है, इसमें से बिजली पास हो सकती है, उनको फिट किया जाता है या तो सेम इलेक्ट्रोलाइट में या फिर टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड होते हैं जिसमें से बिजली पास हो सकती है। अब इनको हम जोड़ देते हैं। अगर देखो, अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट में ही दोनों इलेक्ट्रोड हैं तो अलग केस हो गया, जैसे कि यहां पे। और अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं तो इनको ज्वाइन करना पड़ता है सोल्ट ब्रिज की मदद से। यही यहां पे बात लिखी हुई है। तो बेसिक डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। दो टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक और एक होती है गैल्वेनिक। मैंने बोला था ना दो होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिएक्शन करते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी होती है, बनती है। गैल्वेनिक में केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। दोनों को एक एक करके स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखना, फोकस करके देखना, ठीक है ना। सारे लोग फोकस करके देखना। चलिए, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए शुरुआत कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl के साथ में। तो मेरे पास ये NaCl है, पहले तो इसका यूज क्यों हो रहा है वो समझ लो। सपोज करो मेरे पास NaCl है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अच्छा जी, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसके आयंस होते हैं, आयन से बिजली पास हो जाती है ना। तो चलो जी, लिक्विड स्टेट में मैं इसको तोड़ के प्योर सोडियम बनाना चाहता हूं, सॉलिड गैस बनाना चाहता हूं, है ना। सॉलिड में सोडियम और अपना Cl2 गैस बनाना चाहता हूं। गाइस मजे की बात यह है कि नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब जो खुद से होना नहीं चाहती, ये कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि NaCl बहुत ही स्टेबल कंपाउंड माना गया है। तो ये रिएक्शन नहीं होना चाहती, ये रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहती, मतलब यहां पे केमिकल एनर्जी मिसिंग है, उतनी एनर्जी नहीं है जिससे कि ये रिएक्शन हो सके। तो केमिकल एनर्जी यहां पे मिसिंग है। तो अब क्या करें यार, तो हम क्या करते हैं, हम NaCl लिक्विड को इस बीकर में भर लेते हैं। हमने भर लिया गाइस, हमने इसमें भर लिया, ठीक है ना बेटा, फोकस करते रहना, है ना। एंड डोंट माइंड, मैं ज्यादा तुमसे थोड़ा सा बात नहीं कर पा रहा हूं जस्ट बिकॉज कि यार गला बहुत ज्यादा खराब है। मेरा मन था कि मैं क्लास आज ना लूं, लेकिन मैं जस्ट इसलिए ले रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे CUET में मेरा गला बीच में आए, है ना। अदरवाइज तुम बोलोगे गला ही उड़ाना पड़ेगा, है ना। तो बस ध्यान से देखना, मैं पढ़ा तुम्हें जो समझाऊंगा चीजों को वो बहुत डीपली समझाऊंगा, तो बस फोकस करके बैठना, ठीक है। तो मैंने NaCl को यहां पे भर दिया, मैंने NaCl को भर दिया भैया। मैंने दो इलेक्ट्रोड लगाई, इन इलेक्ट्रोड का काम है बिजली पास करना इस NaCl के अंदर, और यहां पे लगा दी एक बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है बड़ा वाला, ये नेगेटिव है। जो रोड पॉजिटिव से जुड़ी हुई है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो रोड नेगेटिव से जुड़ी हुई है वो नेगेटिवली चार्ज है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। जो रोड पॉजिटिव है और लेफ्ट में है उसे हमेशा एनोड बोलते हैं, लेफ्ट वाली को हमेशा एनोड बोलते हैं और राइट वाले को हमेशा कैथोड बोलते हैं। इसकी एक ट्रिक हमने याद की है, क्या, LOAN सबको पता है क्या है जी। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि वहां एनोड होती है। ये ट्रिक है याद करने की, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, एनोड होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको याद रखना है। राइट साइड में इसका पॉजिटिव कैथोड होता है। अच्छा, एनोड पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि बैटरी का साइन देख के आपको पता लगाना है। अब होगा क्या, यहां पे ध्यान से देखना, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से नीचे आएगी NaCl को झटका लगेगा और ये टूट जाएगा आयंस के अंदर। तो NaCl विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आयंस बन गए। मुझे सोडियम मेटल चाहिए, एटम चाहिए, सॉलिड स्टेट में आयन नहीं चाहिए, आयन कोई काम का नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ये टूटेंगे तो यहां आपको दिख रहा होगा कि भाई आपके पास इस बीकर के अंदर क्या क्या बना, आपके पास Na पॉजिटिव बना है और आपके पास Cl नेगेटिव बना है। अब देखो, नेगेटिव चीज पॉजिटिव के पास भाग के जाएगी चिपकने के लिए,
और पॉजिटिव नेगेटिव के पास। तो सबसे पहले एनोड पे कौन गया गाइस? एनोड पे गया आपका Cl नेगेटिव। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तभी नेगेटिव चार्ज है, चाहता है कि न्यूट्रल हो जाए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक क्लोरीन बनेगा। लेकिन क्लोरीन कभी भी अकेला नहीं रहता, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, डायटोमिक फॉर्म में रहता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, दो Cl नेगेटिव लेंगे। भाई बहुत सारे Cl नेगेटिव है ना, बहुत सारा NaCl है हमारे पास, तो दो लेंगे, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन देंगे, दो Cl बनेंगे, डायटोमिक फॉर्म में Cl2 गैस बन के बाहर निकल जाएगी यहां पे। अच्छा भैया दो इलेक्ट्रॉन कहां गए? बेटे दो इलेक्ट्रॉन जब यहां पे बैठेंगे, यहां पे वायर है, वायर से भैया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भाग सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां भाग रहे होंगे इस वायर में। अब क्या होगा, Na पॉजिटिव वहां पहुंचा है, कहां पे? कैथोड पे पहुंचा है। Na पॉजिटिव कहां पहुंचा है बेटा? ये पहुंचा है हमारा कैथोड पे, ये हमारा कैथोड पे पहुंचा। अब कैथोड पे जब पहुंचा Na पॉजिटिव, तो कह रहा है मुझे भी इसके पास यहां पे कैथोड पे क्या होता है बेटा? कैथोड पे होता है रिडक्शन, उल्टा होता है ना, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन भी क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब उधर से तो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये तो एक लेना चाहता है भाई, एक पॉजिटिव है, तो दो सोडियम ले लेना, क्योंकि बहुत सारे सोडियम है, दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे यही वाले, और ये बन जाएगा 2Na सॉलिड। अब आप ध्यान से देखना मेरी बात को, जो रिएक्शन केमिकल एनर्जी ना होने के कारण नहीं होना चाह रही थी, वो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी का, बैटरी का इस्तेमाल करके हमने जबरदस्ती करा दी। मतलब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी बना दी, और जिससे कि रिएक्शन हो गई। तो ओवरऑल रिएक्शन मुझे मेरी क्या मिली बेटा? मेरी ओवरऑल रिएक्शन क्या मिली मुझे? लेफ्ट साइड में देखो, मेरे पास लेफ्ट साइड में दो Na पॉजिटिव, दो Cl नेगेटिव, मतलब 2NaCl थे, -2 + 2 कट जाएगा, छोड़ दो। राइट साइड में जाओ, 2Na सॉलिड में बना मेरे पास, और एक Cl2 गैस बनी मेरे पास, रिएक्शन हो गई कंप्लीट। जितने लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया है, जल्दी से बेटा मुझे APM लिख के दिखाएंगे। किसी ने अगर कोई पूछना चाहता है कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों लिया आपने, बेटा Cl कभी भी अकेला नहीं होता, हमेशा डायटोमिक फॉर्म है। आपको दो Cl चाहिए तो दो Cl नेगेटिव लेने पड़ेंगे, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नेगेटिव का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो बेटा दो देंगे, कॉमन। जल्दी से एक बार मुझे APM दिखा दो सारे लोग कि भैया समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही गर्म है भैया, ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस, अपना पहला काम कंप्लीट हो गया, हमने समझ लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे काम करती है। आइए अब बात कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल पे, ठीक है ना, कि भैया गैल्वेनिक सेल कैसे काम करती है। यहां पे थोड़ा सा मजेदार उल्टा चीज होती है, केमिकल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल बनानी है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। ये वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो तुम्हारे घर में इन्वर्टर बैटरी की तरह काम आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहा हूं उसको समझाने के लिए, डेनियल सेल का। बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है डेनियल सेल, इसे जिंक कॉपर सेल भी कहा जाता है। तो क्या लेना है आपको? आपको लेफ्ट साइड में लेनी है जिंक की रोड, दिख रही है सभी को? जिंक की रोड लेनी है लेफ्ट साइड में, और जिंक का ही सॉल्यूशन लेना है, ZnSO4 आपने ले लिया। लेफ्ट साइड में तो एनोड कहलाएगी, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, सारी बातें याद है। राइट साइड में क्या लेना है आपको? कॉपर की रोड लेनी है, कॉपर का ही सॉल्यूशन लेना है। राइट साइड में तो कैथोड कहलाएगी, कैथोड पे रिडक्शन होता है। बात करते हैं कि इन रोड के ऊपर चार्ज क्या होगा। जैसे यहां पे पॉजिटिव बैटरी का साइन था तो पॉजिटिव ही हो गया था, यहां पे कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या होगा वो देख लेते हैं, मतलब एनोड पे क्या होता है वो दिखा देता हूं मैं तुम्हें। एनोड पे आ जाओ, ध्यान से देखना एनोड पे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनोड की। तो लेफ्ट साइड में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो जिंक है ना वो बहुत अच्छा मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं। तो जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन दे देता है स्टेबल होने के लिए। जब ये देगा तो क्या बनेगा बेटा? जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? जिंक 2 पॉजिटिव। जब ये ऐसा करेगा तो जो रोड वाला जिंक है, जिंक सॉलिड में, इसको लिख भी रहा हूं, ऐसे मान लो, इसको ऐसे मान लो कि मैं इसको लिख के तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। जिंक सॉलिड मतलब रोड वाले जिंक की बात कर रहा हूं, दो इलेक्ट्रॉन देके क्या बनेगा? जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा। अब देखो नीचे वाला जो सॉल्यूशन है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो हमेशा आयनिक फॉर्म में रहता है, मतलब नीचे जिंक सल्फेट Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में रखा हुआ है ना। अब जब ये जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये यहां तो नहीं रह सकता, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो नहीं है, इसने तो 2 पॉजिटिव के आयंस बना दिए हैं।
और आयंस तो नीचे रहते हैं। तो धीरे धीरे ये रोड घटने लगेगी क्योंकि इसके जिंक 2 पॉजिटिव बन के नीचे गिरने लगेंगे। समझ रहे हो? तो जिंक यहां से टूट के जब नीचे गिर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन की फॉर्म में, इसलिए यहां पे आप हमेशा एक्वस फॉर्म लिखोगे कि भाई वो एक्वस फॉर्म में है नीचे, अब क्योंकि वो नीचे गिर रहे हैं, वो ऊपर सॉलिड में नहीं रहे क्योंकि वो गिर गए हैं। जब ये काम हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए बेटा? वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठे रहेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दे दिए, तो कहां है? वायर के यहां पे बैठे हुए हैं। क्योंकि यहां पे नेगेटिव चीज इकट्ठी हो रही है, इसलिए एनोड इस केस में होता है नेगेटिव, क्योंकि यहां पे बैटरी तो है नहीं चेक करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां पे बैठ रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव मानोगे। चलिए पहला काम हो गया लेफ्ट साइड का। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या होगा? कैथोड पे आ जाओ। कैथोड में सबको दिख रहा है कॉपर, कॉपर की रोड है और कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट जो नीचे वाला है ना बेटा, वो कैसे है? Cu2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है। ध्यान रखना कॉपर निहायती बदमाश मेटल है। ये मेटल है लेकिन बिहेव करता है नॉन मेटल की तरह। तो कभी भी इसके अगर आपने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये परेशान हो जाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन तो आप ले ही नहीं सकते, बेशक ये मेटल है क्योंकि निहायती गंदा मेटल है। और नीचे वाले कॉपर के अपने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये परेशान है, कह रहा है मैं अच्छा मेटल नहीं हूं, मुझे नहीं पता, मेरे इलेक्ट्रॉन्स वापस दो। तो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कहां से मिलेंगे इसको? तो ये सॉल्यूशन के से उठ के भाग के जाता है रोड के पास, कहता है मुझे नहीं पता, जैसा तू है मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूं, मुझे भी न्यूट्रल रहना है, मैं अच्छा मेटल नहीं हूं, मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स वापस दो। जैसे यहां पे डिमांड आएगी ये इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू हो जाएंगे और उधर भागेंगे, और भाग के जब जाएंगे तो इस CO2 पॉजिटिव को यहां पे मिल जाएंगे। तो यहां पे जो CO2 पॉजिटिव हमारा सॉल्यूशन में था, इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और फिर ये क्या बन जाएगा? न्यूट्रल कॉपर। अब ये नीचे तो नहीं रहेगा क्योंकि नीचे तो सॉल्यूशन है, तो ये यहां पे चिपक जाएगा क्योंकि देखो सेम बिरादरी के एक साथ रहते हैं। ये न्यूट्रल कॉपर है रोड वाला, तो ये भी यहीं पे चिपक जाएगा। ये रोड धीरे धीरे छोटी हो रही थी, ये रोड धीरे धीरे मोटी हो जा रही है क्योंकि इस पे कॉपर चिपक रहा है। ये हुआ यहां पे, ये बन गया सॉलिड। मजे की बात, क्या बात है। अब भैया इसका साइन कैसे देखेंगे? कोई पॉजिटिव चीज आके इसके ऊपर बैठ जा रही है तो ये रोड कैसी बन गई? पॉजिटिव। तो इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। ये हो गया आपका एनोड कैथोड का बहुत ही अच्छा मजेदार तरीका। एवरीबॉडी जल्दी से मुझे बताएंगे किसको ये लेफ्ट वाला पूरा पार्ट समझ में आ गया कि गैल्वेनिक सेल ने क्या किया। अब मजे की बात भैया, गैल्वेनिक सेल ने आपने बोला था इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कहां बनी? देखो ध्यान से, ये रिएक्शन खुद पे खुद होती है। ये दोनों रिएक्शन कैसी हैं? स्पॉन्टेनियस हैं, खुद होती हैं, ये हमें कुछ नहीं करना। और जब ये खुद हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, तो इन सब में आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भाग के जा रहे हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिल रहा है। वोल्टमीटर लगाओगे रीडिंग आएगी। बल्ब लगाया होता तो बल्ब जलने लगता क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मतलब यहां पे केमिकल एनर्जी पहले से थी, इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन जा रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा गैल्वेनिक सेल। आई होप के सभी को बातें क्लियर है। जल्दी से बताएंगे मुझे, एपीएम लिख रहे हो तुम लोग? हम्म हम्म बहुत बढ़िया। चलिए अब ये तो हो गई दोनों सेल की बातें। अब यहां पे चैप्टर को आगे लेके बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा भैया, ये जो बीच में सोल्ट ब्रिज है इसका क्या काम है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी बातें समझ लो। अब जैसे ही एक स्टेप हुआ इस पूरे केस का, पूरा जब ये हमने एनोड कैथोड देखा, तुमने एक बात नोटिस करी होगी कि पहले जब न्यूट्रल सब कुछ नॉर्मल था स्टार्टिंग में, जितना जिंक 2 पॉजिटिव था उतना SO4 2 नेगेटिव था, लेकिन एक स्टेप के बाद जिंक 2 पॉजिटिव नीचे गिरा। तो जिंक 2 पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई नेगेटिव के कंपैरिजन में, क्योंकि ऊपर से जिंक 2 पॉजिटिव गिर रहा है। तो जिंक 2 पॉजिटिव ज्यादा है। समझ लो बात को समझे कि नहीं समझे? ये ज्यादा है। जबकि यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बराबर थे, लेकिन जब पहला स्टेप हुआ तो 2 पॉजिटिव कुछ ऊपर भाग के चले गए, मतलब नेगेटिव ज्यादा हो गया, पॉजिटिव कम हो गया। अब इससे एक प्रॉब्लम आएगी। अगली बार क्या प्रॉब्लम आएगी? जब सेम अगली बार ये स्टेप होना है भाई, एक स्टेप के बाद जब अगली बार स्टेप होना है, जिंक 2 पॉजिटिव फिर से इस रिएक्शन करके नीचे गिरना चाहता है, तो मेरा सॉल्यूशन ओवरऑल पॉजिटिव हो गया है। देख रहे हैं जिंक 2 पॉजिटिव ज्यादा है, तो क्या फर्दर पॉजिटिव को नीचे आने देगा? जिंक 2 पॉजिटिव को पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। सेम प्रॉब्लम यहां, ये पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन नेगेटिवली ज्यादा हो गया है। तो क्या भी ये कॉपर 2 पॉजिटिव को फिर से अगले स्टेप में किसी और कॉपर 2 पॉजिटिव को, बहुत सारे कॉपर 2 पॉजिटिव होंगे, ऊपर जाने देगा? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव को खींच के रखेगा। तो अगली बार इलेक्ट्रॉन्स नहीं दौड़ेंगे, बल्ब बंद हो जाएगा। अब क्या करें यार? तो हमें हर स्टेप के बाद
किसी भी तरह इस पॉजिटिव को फिर से न्यूट्रल करना है, इस नेगेटिव को फिर से न्यूट्रल करना है, तो क्या करेंगे, एक सोल्ट ब्रिज लेंगे। एक ब्रिज मतलब ऐसा ब्रिज, सोल्ट मतलब इसके अंदर एक सोल्ट होगा, है ना। सोल्ट हमेशा मेटल नॉन मेटल का होता है। केसीएल आपने ले लिया, के पॉजिटिव सीएल नेगेटिव। एक ऐसा सोल्ट लेना है जिसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की जो भागने की स्पीड है वो बराबर हो। क्या होनी चाहिए, सेम वेलोसिटी होनी चाहिए भागने की, इन दोनों आयंस की, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले की। इसलिए केसीएल है, दोनों की बराबर होती है। एनएसीएल की बराबर नहीं होती, इसलिए एनएसीएल नहीं ले सकते हो, है ना। सीएल का साइज बहुत छोटा होता है, वो जल्दी भागता है। एनए का साइज बड़ा होता है, वो धीरे धीरे भागता है। तो डिफरेंट स्पीड होती है, सेम होनी चाहिए भागने की। अब इससे फायदा क्या होगा, यहां पॉजिटिव है तो ये सोल्ट ब्रिज का सीएल नेगेटिव इस रास्ते होके यहां आएगा और इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव से न्यूट्रल कर दिया जाएगा, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहां नेगेटिव था, ये जो के पॉजिटिव है यहां से होते हुए यहां जाएगा और इस नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा। क्योंकि दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं तो सेम टाइम पे दोनों न्यूट्रल कर देंगे दोनों सॉल्यूशन को, और फिर से हमारा ये काम शुरू हो जाएगा। इसलिए सोल्ट ब्रिज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गैल्वेनिक सेल में। ध्यान रखना, सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। केसीएल की होती है, एनएसीएल की नहीं होती, इसलिए केसीएल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप के सभी को ये पूरा समझ में आ गया है। अगर हां तो जल्दी से एक बार एपीएम दिखाएंगे, फिर हम बात करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन में, है ना। बाकी सीयूटी में डिफरेंशिएशन नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। जल्दी से एक बार लिख लो। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा ध्यान से यहां पे, है ना। मैं ये चाहता हूं हर बच्चे से कि हर एक बच्चा जो भी क्लास में बैठा है अपनी एफिशिएंसी को धीरे धीरे थोड़ा इंक्रीज करो, है ना। हमारे पास बहुत कम समय है सीयूईटी के लिए, एफिशिएंसी को थोड़ा सा बढ़ाओ। बहुत मिनिमल डाउट्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, मेन मेन चीजों पे फोकस ज्यादा करो, ठीक है। डिफरेंस, पहली बात, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं, जबकि यहां पे केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाते हैं। यहां जो रिएक्शन नहीं होना चाहती थी उसको जबरदस्ती करते हैं, यहां रिएक्शन खुद से होना चाहती थी तो हम उसको होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यहां एनोड पॉजिटिव था, बैटरी का साइन देख के पता लगाया था, यहां कैथोड नेगेटिव था। जबकि यहां एनोड नेगेटिव था क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन बैठे थे, और कैथोड पॉजिटिव था क्योंकि नीचे से कोई पॉजिटिव चीज जाके ऊपर चिपक रही थी। यहां पे दोनों ही इलेक्ट्रोड सिंगल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट हैं, एक ही बीकर में। यहां पे दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बीकर में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में बैठे होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। डिस्चार्जिंग का मतलब होता है चार्ज का हट जाना। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो यहां पे सीएल के ऊपर चार्ज था, नहीं है, एनोड पे डिस्चार्जिंग हुई है। एनए के ऊपर चार्ज था, नहीं है, कैथोड पे भी डिस्चार्जिंग हुई है। दोनों रोड पे डिस्चार्जिंग हुई है। यहां आ जाओ, चार्ज नहीं था, चार्ज आया है, तो ये चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग नहीं है। ये चार्ज आया है तो डिस्चार्जिंग नहीं बोल सकते इसको। यहां पे चार्ज था, अब नहीं है, तो यहां डिस्चार्जिंग हुई है। तो डिस्चार्जिंग की बात करूं तो इसमें दोनों पे डिस्चार्जिंग हुई है, इसमें केवल कैथोड पे ही डिस्चार्जिंग हुई है। वही हमारा लास्ट पॉइंट था कि यहां केवल कैथोड पे डिस्चार्जिंग हुई है। आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि भाई सोल्ट ब्रिज का क्या काम हुआ, तो आप बोलेंगे सोल्ट ब्रिज के तीन काम हो सकते हैं। सबसे पहला, ये दोनों हाफ सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे कि सेल का पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए। ये हमने उसको ऐसे ही क्यों किया, वही उल्टा यू शेप्ड में ही क्यों रखा। हम ये नहीं चाहते कि इसका, भाई मान लो हम उसको सीधा सीधा रख देते, ऐसे रख देते, ऐसे रख देते, तो उससे प्रॉब्लम ये होती कि इधर का सॉल्यूशन इधर भी आ सकता था, इधर का इधर भी आ सकता था। नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि जो यहां पे हमने सोल्ट रखा है, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, इधर इधर से इधर कुछ ना हो। तो ये इसकी जो शेप है वो ट्रांसफेरेंस और डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर सेल उसको भी रोकती है, प्रिवेंट करती है, इसलिए इसको यू शेप्ड रखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल रखने का काम करती है। ये आपकी बेटा सोल्ट ब्रिज है। आई होप के सभी को समझ में आ गया है गैल्वेनिक सेल, सोल्ट ब्रिज। एवरीबॉडी जल्दी से लिखेंगे क्या, एपीएम। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ओर। गला बहुत खराब हो गया है।
आ गया मजा, एपीएम क्या बात है, नाइस। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? हालांकि आपसे डेफिनेशन सीयूईटी में नहीं पूछी जाएगी, जस्ट ओवरव्यू दूंगा, इसलिए ध्यान से देख लेना। कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन को लॉस या फिर गेन करने की टेंडेंसी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी। क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। बड़ी सेल लोगे तो भी वैल्यू उतनी रहेगी, छोटी सेल लोगे तो भी वैल्यू उतनी रहेगी। दो तरह के पोटेंशियल हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, मैं समझा देता हूं क्योंकि डेफिनेशन तुम्हारे कोई काम की सच नहीं है, और मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे इस गैल्वेनिक सेल में आपने देखा कि जिंक ने क्या किया, जिंक ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, मतलब ऑक्सीडेशन किया। तो जिंक की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स के लॉस करने की, देने की, उस टेंडेंसी को, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसका? ई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वहीं अगर मैं कैथोड की बात करूंगा, कैथोड ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, तो इसने किया है रिडक्शन, और इसकी इस टेंडेंसी को बोलेंगे ई रिडक्शन। मतलब सिंपल सी बात है, ई ऑक्सीडेशन सप्लाई का काम कर रही है, ई रिडक्शन डिमांड का काम कर रही है। ई ऑक्सीडेशन ज्यादा है तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ई रिडक्शन ज्यादा है तो गेन का जो डिमांड है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स भाग के आना चाहेंगे। और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन, तो आपको पूरा का पूरा एक सर्किट मिल जाता है, पूरा का पूरा एक क्लोज एक सेल मिल जाती है, जिसकी वजह से आप बीच में बल्ब लगा देते हो तो वो ग्लो करने लगता है। तो ये पूरा सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो एक बार दोबारा देख लो, यहां एनोड से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहां पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई, सप्लाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना चाहता है, ई रिडक्शन। यहां से सप्लाई है, यहां आपका गेन है, गेन ऑफ दो इलेक्ट्रॉन ई रिडक्शन की वजह से। तो यहां क्या है बेटा? यहां आपकी डिमांड है, यहां सप्लाई थी और यहां आपकी बेटा डिमांड है। क्या है? आपकी डिमांड है। समझ में आ रही है सबको? अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो सप्लाई डिमांड को अगर जोड़ दिया, बीच में बल्ब लगा दिया, फिर बीच में कोई वोल्ट मीटर लगा दिया, तो यहां से पूरी सेल बन जाती है, और इस पूरी सेल का यह कहलाता है ईएमएफ ऑफ द सेल, या फिर वोल्टेज ऑफ द सेल। कितनी टेंडेंसी है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां दौड़ेंगे, तो इसे क्या बोला हमने? वोल्टेज ऑफ द सेल या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल। आई होप के सभी को ईएमएफ का मतलब समझ में आ गया है। ई ऑक्सीडेशन इस वाली सेल की होती है, ई रिडक्शन इस वाली की होती है, दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो ईएमएफ ऑफ द होल सेल आ जाएगा। इसीलिए ईएमएफ का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला होता है ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। हालांकि एनसीईआरटी ने ये वाले फॉर्मूले को नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने जो लिखा हुआ है मैं बताऊंगा, लेकिन सिंपल समझने का तरीका ये हुआ, दिस इज योर ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर है बेटा एवरीवन? ये फॉर्मूला एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो। मैं सही फॉर्मूला बताऊंगा, तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि भाई ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बातें हैं और ईएमएफ की बातें हैं। चलिए अब मैं आगे बात करूंगा, टेंशन ना लेना। चलिए, तो सही फॉर्मूले पे आएंगे। सही फॉर्मूले पे आने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। वो बातें क्या हैं? ये बातें हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? चलिए अब मेरी बात को समझना। हर एक मेटल की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स देने की या लेने की, अगर मैं उसकी एक सीरीज बना दूं, सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दूं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से मेरी बात को समझना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आने से पहले वो बातें क्या है एक बार वो देख लो। वो बातें ये हैं। पहली बात, मैं आगे लिख रहा हूं अगले पेज पे, ध्यान से देखना। व्हाट इज ईओक्स? ईओक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज्ड, है ना? टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन। कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से देख लेना।
टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस, मतलब आप इसको कह सकते हो टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करते हैं? जो अच्छे मेटल्स होते हैं। मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की है। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यही अगर मैं बात करूं ई रिडक्शन क्या होता है बेटा? ई रिडक्शन क्या होता है? यह है तुम्हारा टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। क्या है? टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन है। मतलब टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता कौन है बेटा? नॉन मेटल। मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। अच्छी है जी। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स के लिए ये जो ई ऑक्सीडेशन होता है ना, ये बड़ी ही हाई वैल्यू होती है, क्योंकि इनकी हाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। तो ये बड़ी ही हाई वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। जबकि नॉन मेटल्स के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, क्या ई ऑक्सीडेशन की कोई वैल्यू हो सकती है? नहीं, बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहते तो नॉन मेटल से, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना चाहते हैं। मतलब इनका ई ऑक्सीडेशन तो नेगेटिव होगा, लेकिन हां, इनका ई रिडक्शन बहुत बड़ा और पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि ये ई रिडक्शन करना चाहते हैं। सेम गोज विद मेटल्स। अगर आपसे कोई पूछ ले मेटल्स के लिए कि भाई इनकी ई रिडक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे रिडक्शन थोड़ी ना करते हैं ये। नहीं, वो तो इनकी बहुत छोटी है, नेगेटिव वैल्यू है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये है मनोज। मनोज इज अ बॉय। इस चीज की 95% टेंडेंसी है कि मनोज जो है बॉय है। मनोज गर्ल है, इस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है? -95%। नहीं, हो ही नहीं सकता। जो बॉय हुआ वो गर्ल कैसे हो सकता है? तुम समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे तो फिर से देखो। एक और एग्जांपल लो। ऐसे मान के चलो कि मेरे पास जिंक है। मेरे पास कौन है? जिंक है। जिंक एक मेटल है। मैं कह रहा हूं जिंक के ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है प्लस का 0.76 वोल्ट। मतलब इतनी टेंडेंसी है इसकी इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की, ऑक्सीडेशन करने की। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इसके ई रिडक्शन की वैल्यू कितनी है, फिर तो कह देना माइनस में 0.76। बेटा मेटल है ये, जिस दम से ये ऑक्सीडेशन कर सकता है उतने ही दम से रिडक्शन नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता, माइनस लगा दो। तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी एक एलिमेंट के लिए उसकी ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन की वैल्यू बराबर ही होती है, जस्ट साइन का डिफरेंस होता है। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, किसकी? कॉपर की, वो 0.34 है वोल्ट। क्योंकि रिडक्शन करेगा कॉपर बहुत ही गंदा मेटल है, उल्टा बिहेव करता है। तो तुमसे कोई पूछ ले इसकी ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू बताओ, तो कह देना माइनस में 0.3 वोल्ट। मतलब जिस दम से ये रिडक्शन करना चाहता है उतने ही दम से ये ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहता। आई होप के सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी, और यहीं से हम अब एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। अगर सभी को ये बातें समझ में आ गई तो अपनी कॉपी में उतारेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ईएमएफ का गलत फॉर्मूला लिखा था हमने, स्किप करने वाला, अब सही वाला लिखते हैं। अब साइंटिस्ट लोगों को यह पता है हर एक चीज की ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू भी है, ई रिडक्शन की भी है। तो क्या दोनों याद करनी पड़ेंगी क्या? हम जिंक के लिए कौन सी वैल्यू याद रखें, प्लस वाली के माइनस वाली? प्लस वाली। कॉपर के लिए माइनस वाली। तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, नोट डाल के लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू आयुपैक ओनली E reduction potential values of any ion should be considered। मतलब कंफ्यूजन जिससे कि ना हो, आप जब भी याद रखोगे तो ई रिडक्शन वाली याद रखना। भाई ऑक्सीडेशन वाली आपको अपने आप याद हो जाएगी जब ई रिडक्शन याद हो जाएगी, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ई रिडक्शन को ही आपको याद रखना है। समझ गए बात को? अभी बताऊंगा इसका रोल क्या होगा, ठीक है? अब पहले देख लो ईएमएफ का फॉर्मूला सही कैसे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ईएमएफ पे आ जाओ। देखो
ये था फॉर्मूला, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। नहीं, ये गलत फॉर्मूला, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है रिडक्शन की वैल्यू याद करो बस। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, यहां पे ध्यान से देखना, ईएमएफ इज इक्वल्स टू, ई ऑक्सीडेशन किसका होता है जल्दी से बताओ मुझे। ई ऑक्सीडेशन हो रहा है लेफ्ट साइड में एनोड का, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। क्या मैं लिख सकता हूं ये? अभी तो बताया हर एक चीज के लिए उसके ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू इक्वल है, बस माइनस लगा देना। ई रिडक्शन को रिडक्शन रहने देना है, क्योंकि रिडक्शन की वैल्यू याद रखनी है। ये ई रिडक्शन एज इट इज रहेगा। ये किसकी रिडक्शन? कैथोड वाले की, इसको एज इट इज रखो। तो यहां से आपका जो एनसीईआरटी का फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई रिडक्शन कैथोड का माइनस ई रिडक्शन एनोड का। ये दे रखा है एनसीईआरटी ने फॉर्मूला। आई होप के सभी को अब सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कहां से ये फॉर्मूला आया है, कैसे आया है, क्यों आया है। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। ई कैथोड माइनस ई एनोड इज द फॉर्मूला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला था कि भाई लोग केवल आपको रिडक्शन वाली वैल्यूज याद रखना, अलग अलग वैल्यूज क्यों ही याद रखना जब माइनस का ही फर्क है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अभी क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से उतार लो सारे लोग इसको। ठीक है भाई लोग, क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। जान जाए पर कॉन्सेप्ट ना जाए। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, नाइस। तो ये हो गया अपना। अब जितने भी सारे मेटल्स हैं हमारे, उन सब की जब हमने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज निकाली और हमने उनको अरेंज कर लिया, है ना, द अरेंजमेंट ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ध्यान से देखना, इसको मजेदार बात समझाता हूं। आपको दिख रहा होगा ऊपर ये सारे के सारे आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स रखे हुए हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स रखे हुए हैं, दिख रहा है सभी को? ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये किसकी वैल्यूज हैं? ई रिडक्शन की वैल्यूज हैं। ध्यान दो, मेटल्स रिडक्शन कर ही नहीं सकते, तो सारी वैल्यूज बहुत ही माइनस में दे रखी है। मतलब इस टेंडेंसी से ये रिडक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि तो मेटल्स है ना। तो देखो माइनस की वैल्यूज चल रही है। देखो, हाइड्रोजन ऐसा एक एलिमेंट है जिसकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम हमेशा जीरो मान के चलते हैं, रेफरेंस के तौर पे। रेफरेंस के तौर पे इससे आगे बढ़ोगे तो आपको बेटा नॉन मेटल्स मिलेंगे। और देखो नॉन मेटल्स क्योंकि रिडक्शन करना चाहते हैं, उनके ई रिडक्शन की वैल्यू देखो कितनी आपको पॉजिटिव में दे रखी है, हाई दे रखी है। पॉजिटिव में देखो हाई हाई वैल्यू दे रखी है नॉन मेटल्स की तुम्हें, है ना। तो इससे तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं तुम्हें वो समझाता हूं। देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे आएंगे। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं गाइस हमारे, वो कैसे होते हैं जैसे बताओ मुझे। जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, तो इनका ई ऑक्सीडेशन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इनका ई रिडक्शन जो होगा बेटा वो नेगेटिव होगा। सही बात है, सही बात है। मजे की बात, क्योंकि इनका ई ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है, रिडक्शन नेगेटिव है, और ऑक्सीडेशन अगर पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीडेशन करेंगे, और जो ऑक्सीडेशन करता है वो बहुत ही अच्छा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस बात से ये मुझे समझ में आ गया कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है ई रिडक्शन की, जितनी, ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन बनेंगे यहां से, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है ई रिडक्शन की, ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है ई रिडक्शन की, उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी उस एलिमेंट की। क्यों? क्योंकि वो अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग पावर होगी। ये आपको बेटा याद रखना है। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट, अगर कोई नॉन मेटल है, अगर कोई क्या है बेटा नॉन मेटल है, तो वो रिडक्शन करेगा, उसका ई रिडक्शन होने वाला है बहुत ज्यादा पॉजिटिव, और उसका ई ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। उल्टा होता है, मतलब ये रिडक्शन करेगा, जो रिडक्शन करता है वो बहुत अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पे आपको क्या समझ में आया? जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, जितनी ज्यादा ई रिडक्शन की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताएंगे, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हो जाएगा। हालांकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसको देख के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नीचे वाले से पूछे ही नहीं जाएंगे।
ठीक है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सारे लोग मुझे आंसर बताना, सारे लोग मुझे आंसर बताएंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं अभी के लिए, ठीक है ना? बता दोगे सारे लोग मुझे? सबने एक बार लिख लिया इसको? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में भी ऐसे ही आएगा, सीयूटी में आपको अरेंज करने के लिए आएगा, ठीक है? दू करने के लिए? अरे दे दूं क्या? जल्दी बोलो, क्वेश्चन करने के लिए दे दूं? चलो क्वेश्चन करने के लिए देता हूं। ये सामने तुम्हारी वैल्यूज रखी हैं, तुम्हें देवी रखी हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में लगाना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पेपर में। सीयूटी में बस इतना अंतर होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको लगाना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होती है जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है? तो सबसे नेगेटिव वैल्यू किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की बेटा? सबसे के पॉजिटिव की। तो सबसे ज्यादा हो गई के की, ठीक है? उसके बाद फिर Mg की हो जाएगी, उसके बाद फिर क्रोमियम की हो जाएगी, है ना? उसके बाद फिर हो जाएगी अपनी मर्क्यूरी की, और सबसे कम हो जाएगी अपने Ag की। आई होप के सभी को समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। अगर हां तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में एपीएम लिख के बताएंगे कि भैया कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो आगे। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना? इसी के बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने एक और है, ये रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे है। हालांकि मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया नहीं, मैं बता देता हूं। जैसे मान के चलो मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। रिप्रेजेंटेशन देख लो कैसे होता है। किसी भी सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल का, वो ऐसे होता है कि सबसे पहले आप बताओगे एनोड पे क्या हो रहा है। जैसे एनोड पे हो रहा है जिंक से बन रहा है जिंक 2 पॉजिटिव, तो आपको लिखना है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, बीच में एक डंडा, ये एनोड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर बीच में आ रहा है सोल्ट ब्रिज, तो 2 डंडे बना दो सोल्ट ब्रिज के लिए, क्योंकि मोटा है थोड़ा सा, है ना, ऐसे करके। फिर देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, यहां पे एक डंडा लगा दो, ये कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट किया एनोड को, ये रिप्रेजेंट किया कैथोड को, और बीच वाले ने रिप्रेजेंट किया बेटा सोल्ट ब्रिज को, ठीक है? कभी भी अगर कोई नंबर यहां पे लिखा होगा, कहां पे लिखा होगा, इनके सामने कोई भी नंबर लिखा होगा, इन आयंस के सामने, उस नंबर को कभी भी रिप्रेजेंटेशन में कवर नहीं करते। रिप्रेजेंटेशन में केवल किससे क्या बन रहा है बस वो, यहां पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए कि 2 जिंक 1 जिंक, ये आपको ध्यान रखना, नंबर नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है? चलो इस बेसिस पे से क्वेश्चन करके बता दो मुझे आंसर क्या आएगा एवरीवन, जल्दी से, ठीक है? जल्दी से मुझे बताएंगे सारे लोग कि जो है कितना आंसर आएगा, बता दीजिए एवरीबॉडी। चैट बॉक्स में सारे लोग बताएंगे कितना आंसर आएगा। ठीक है, हो गया सभी का? आसान है, आसान है ना? आसानी तो है। द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी करेक्ट सेल है जो रिप्रेजेंट करती है? नंबर नहीं आएगा, है ना? तो इसमें नंबर आ रहा है, इसको हटा दो, और तो किसी में नहीं आ रहा नंबर, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले आप एनोड को बताते हो, तो एनोड पे कैसे पता लगेगा कौन एनोड है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, सबसे पहले एनोड आएगी, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबसे दिख रहा है सबको, 0 4 से 2 पॉजिटिव पे जा रहा है। तो पहले आएगा जिंक एनोड, जिंक 2 पॉजिटिव, फिर आएगा सोल्ट ब्रिज, फिर आएगा कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है? ये एजी से एजी, नंबर नहीं लिखना, तो एजी पॉजिटिव से एजी, ये तुम्हारा हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी ने अगर ये लगाया तो मुस्कुराइए, आपने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात है, बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही किया है। चलिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं गाइस, इसके बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अपना जो अगला टॉपिक है भाई लोग, इसका नाम है अकरेंस ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपके पेपर में, सीयूटी में आने के चांसेस होते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक बात समझ लो, अगर आप किसी भी गैल्वेनिक सेल को देखोगे, फिर किसी भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखोगे, तो हर एक केस में आपको यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होती हुई मिलेगी। भैया रिडॉक्स कैसे? देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब ये दोनों साथ में होते हैं तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब ये दोनों साथ में होते हैं तो उसे ही बेटा क्या कहलाते हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हर केस में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सेल सही काम करेगी या कौन सी नहीं काम करेगी? आपको देखने के लिए कॉन्सेप्ट समझना है ऑकरेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन इस सेल की होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो सेल काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो कैसे पता लगाओगे, ध्यान से देख लेना। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली तब होती है जब जो वहां पे फ्री एनर्जी चेंज है उस रिएक्शन का वो नेगेटिव हो। व्हाट इज दिस फ्री एनर्जी चेंज? तो बताता हूं मैं आपको। ये माइनस में सॉरी, आपको जो डेल्टा जी दिख रहा है ना भाई, इसे कहते हैं एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क। किसी भी सिस्टम में काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो उसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसे कहते हैं डेल्टा जी। क्या कहते हैं? डेल्टा जी, एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क। सही बात है। अगर आपने इसका फॉर्मूला देखना है तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नोट। नोट का मतलब यहां पे क्या हुआ है बेटा, जब भी ये नोट लगेगा इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड का मतलब होता है ये वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 एटीएम प्रेशर पे और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे। ये कंडीशन लगा दो तो तब जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड कहलाती है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना यहां पे माइनस एन एफ ई नोट। ये ई नोट है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल कह सकते हो उसको। एफ है यहां पे बेटा फेरेडे। फेरेडे ध्यान रखना, 1 फेरेडे का मतलब होता है 96,500 कोलाम। ये कांस्टेंट है। और यहां पे एन है बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो भी वहां पे इन्वॉल्व है उस रिएक्शन में। भी बताऊंगा कैसे। इसका फॉर्मूला ये है, इसके फॉर्मूले में माइनस होता है। अगर सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर नेगेटिव ही आता है, नेगेटिव ही आता है, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, मतलब डिक्रीमेंट आ रहा है, तो ही माना जाएगा कि रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस और सेल काम करेगी। और अगर वो किसी वजह से जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, भैया पॉजिटिव कैसे आएगी? तो हमेशा नेगेटिव आएगी। बेटा देखो, एन इलेक्ट्रॉन से एफ फेरेड है, लेकिन ईएमएफ नेगेटिव हो सकता है। मैंने बताया ना अभी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो मान लो गलती से अगर ई हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो उस केस में पॉजिटिव आ सकती है। तो स्पॉन्टेनियस सेल काम तब करेगी जब ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल अभी दूंगा, आपको समझ में आएंगी बातें। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूं। ठीक है, एन कैसे निकालते हैं, एफ क्या होता है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें दिखाता हूं सामने तुम्हारे, तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो उतार लिया सभी ने इसको? सभी ने इसको उतार लिया? जल्दी से बताओ, सभी ने इसको उतार लिया? एवरीवन जल्दी बताओ मुझे, सभी ने इसको उतार लिया? गाइस जल्दी से बताओ मुझे। चलो मैं एक तुम्हें न्यूमेरिकल दिखाता हूं, उससे तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो तो क्या हो रहा है यहां पे, तुम्हारे सामने एक रिएक्शन दी हुई है, एक सेल दिया हुआ है, सेल की रिप्रेजेंटेशन है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखी है, आपको बताना है डेल्टा जी की वैल्यू। कैसे बताओगे, ध्यान से देखना। डेल्टा जी होता है माइनस में एन एफ ई नोट, यही होता है। अब देखो क्या करना है, पहले आपको रिएक्शन लिखनी है। तो इस रिएक्शन में एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक से बन रहा है जिंक 2 पॉजिटिव, और तुम्हारा कैडमियम 2 पॉजिटिव से बन रहा है बेटा कैडमियम, है ना। यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो 0 चार्ज था, +2 रह गया, मतलब 2 नेगेटिव बाहर गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए हैं। यहां पे +2 से 0 मतलब क्या हुआ, यहां पे 2 नेगेटिव अंदर आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके ये हो गए। ओवरऑल जब तक ये नंबर इक्वल नहीं होएगा तब तक एन की वैल्यू नहीं निकल सकती। इक्वल आ गया तो एन की वैल्यू 2 मानी जाएगी, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से तो निकले हैं, वहां चले गए हैं, तो एन की वैल्यू 2 आ गई। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और देता हूं। मान लो कहीं पे लिखा है ए पॉजिटिव प्लस में बी गिव्स ए प्लस में बी प्लस में 3। ठीक है, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे बी से 3 पॉजिटिव तक मतलब -3 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। यहां पे आप देखोगे तो +1 इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या ये एन की वैल्यू हो सकती है? नहीं, जब तक ये इक्वल नहीं होंगे एन की वैल्यू नहीं आएगी। क्या हम इनको इक्वल बना सकते हैं? हाँ भैया, कैसे बना सकते हो, अगर मैं नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, हर चीज को 3 कर दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? अब हाँ, अब ये इक्वल आ गया। हाँ जी, जैसे इक्वल आएंगे तुरंत आपके एन की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही है? जैसे मैं तुमसे एक और बात पूछता हूं, चैट बॉक्स में मुझे सारे लोग आंसर करना। अगर मेरे पास लिखा है a+2 प्लस में b गिव्स b+3 प्लस a, तो यहां पे n की वैल्यू कोई मुझे बता सकता है कितनी आएगी? एनीबडी? एनीबडी कोई बता सकता है मुझे कि n की वैल्यू कितनी आएगी?
जल्दी बता दो मुझे एन की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में। आनी शुरू हो गई है, बहुत बढ़िया। आई होप के सभी का सही सही आंसर आ रहा होगा, है ना। तो यार सिंपल सी बात है, आप देखोगे कि यहां से यहां तक में +2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और यहां से हमें -3 हो रहे हैं। इक्वल नहीं है, कैसे बनाए इक्वल? इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 2 से कर दो, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका -6, ये हो जाएगा आपका +6। अब आपकी वैल्यू आ जाएगी n की 6। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू निकालते हो। चलो न्यूमेरिकल्स को पूरा करते हैं, अपने न्यूमेरिकल को। अब यहां पे आपके पास n की वैल्यू आ गई है क्या? हाँ जी। f की वैल्यू 96,500 सबको पता है, हाँ जी। अब आते हैं ई नोट सेल पे, ईएमएफ पे। क्या था? ई कैथोड माइनस ई एनोड। चलो, ई कैथोड, कैथोड पे कौन है बेटा? कैथोड पे है आपका कैडमियम, और कैडमियम की वैल्यू कितनी? 0.40 है। माइनस एनोड पे आपका जिंक है ना, एनोड पे जिंक है आपका, ये आपकी माइनस का 0.76 है। बेटा सॉल्व करेंगे तो 0.40 माइनस माइनस प्लस 0.76, ये हो जाएगा आपका 6 11 1.16 वोल्ट। तो ये आपके ई नोट सेल की वैल्यू आ गई भाई लोग, बहुत बढ़िया। सारी वैल्यूज को पुट कर दे तो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। माइनस में एन की वैल्यू कितनी आई है आपकी? अच्छा, एन की वैल्यू 6। तो अरे यार, हमारे लिए एन की वैल्यू तो 2 है ना, हम तो ये वाला न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मली फाइंड की थी, तो एन की वैल्यू हमारे लिए तो 2 थी। ठीक है, तो 2 हमने पुट किया, 96,500 मल्टीप्लाई बाय 1.16। आप सॉल्व करोगे, ये क्योंकि प्लस में आया था तो आपका डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जो भी आएगी आप निकाल लोगे। अच्छा, ये एनर्जी है तो इसको जूल में लिखना है आपको, ये आपका आंसर आ जाएगा। रिएक्शन कैसी होगी बेटा? स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। क्यों जी? क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी, सबको पता है। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको कंडीशन लिख दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, अपनी कॉपी में लिख लेना इसको, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। देखो, स्पॉन्टेनियस के लिए 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या? डेल्टा जी की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव, और ये नेगेटिव तब होगी जब आपका ई जो है वो पॉजिटिव रहे। तो आपका जो ई नोट है वो रहे पॉजिटिव। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस का केस बना तो उसके 2 चांसेस हैं। क्या जी? डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही होगी, और वो पॉजिटिव इसलिए आ रही होगी क्योंकि आपका जो ई नोट है वो नेगेटिव होगा, और यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव कट गया होगा, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये आपको दोनों कंडीशन बेटा याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर सभी का आ जाएगा न्यूमेरिकल का, आप जब इसको सॉल्व करोगे। दैट्स इट। ये था आपका अकरेंस ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चल रहे हैं, इसके बाद बैटरी करेंगे। ठीक है ना, दैट्स इट। उसके बाद फिर बाकी का चैप्टर बचेगा। अब आता है हमारा नर्स्ट इक्वेशन, इस पे फोकस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी नर्स्ट इक्वेशन। चलिए, अगर सारे टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं, हो सकता है मेरी एनर्जी तुम्हें थोड़ी कम लग रही हो कि भैया एनर्जी आपकी थोड़ी सी कम है ना, लेकिन अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो एपीएम लिख देना, है ना, सो दैट मुझे समझ में आ जाए, मैं तुम्हारे कमेंट्स देखूं कि यार ठीक है यार, बच्चे एटलीस्ट उनको समझ में आ रहा है ना, वो लोग अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं टॉपिक्स को। तुम्हें डीपीपी मिलेगी लेक्चर के बाद में, तुम उसको सॉल्व करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बैटरी बहुत छोटा सा पार्ट है वैसे तो, है ना। चलो आओ जल्दी से बात कर लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। गाइस, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? तो देखो जरा ध्यान से, हमने समझ लिया पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होती है ना। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होती है? एक्चुअली में वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि इलेक्ट्रोड अच्छे नेचर का है, क्वालिटी कैसी है, उस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। आयंस में जो जो हमने सॉल्यूशन लिया है, नीचे भरा है लिक्विड, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है। हमने कोई गैस ली है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करता है। ये थ्योरेटिकल बात थी, इसको फॉर्मूले से प्रूफ किया है नर्स्ट इक्वेशन ने कि भाई इन सारी चीजों पे फॉर्मूले से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि ई की अपनी ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड करती है। मैं लिख रहा हूं ऊपर, ध्यान से देखना। तो नर्स्ट इक्वेशन है कि ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड वाली वैल्यू है ना, जो फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट होती है, माइनस में माइनस में 2.303 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में एन
लॉग में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय एफ। बेटा इसे कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। अब इसको ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं तुम्हें साफ साफ इस इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा होगा कि ईएमएफ ऑफ द सेल एक्चुअली डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे। ये देखो कॉन्सेंट्रेशन है, तो एक पॉइंट अपना क्लियर हुआ। टेम्परेचर पे देखो, यह अपना टेम्परेचर क्लियर हुआ। प्रेशर पे, अगर मान के चलो किसी रिएक्शन में आयंस ना हो के प्रेशर है, तो हम यहां पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर लेते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, तो प्रेशर पे भी आ गया। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स नॉर्मली आपको पता है भाई, क्वालिटी कैसी है, आपने जो इलेक्ट्रोड ली है। तो नर्स्ट इक्वेशन इन सारे फैक्टर्स को जो हम थ्योरेटिकली कहते हैं कि भाई ईएमएफ डिपेंड करता है, उनको प्रूफ करता है बाय फॉर्मूला। तो ये तो इसकी एप्लीकेशन हो गई। हमारे लिए मेजर ये नहीं है, हमारे लिए मेजर इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को अपने को ध्यान से देखना है, बाकी तुम स्किप कर सकते हो। सीयूईटी में इतना कुछ वो नहीं है, आपको न्यूमेरिकल्स वहां पे आप फंसो ना, बस आपको ध्यान रखना है। चलो, अब न्यूमेरिकल्स में फंसो ना, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला देता हूं जो कि आपको काम आएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला, फिर हम न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देख लेना। आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, 99% चांस है कि वो हो रहा होगा 298 केल्विन, जिसे हम 25 डिग्री सेल्सियस पे कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो रिएक्शंस होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे होती हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो ये फॉर्मूला है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ई सेल इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस में 2.303। अब जो आर की वैल्यू है ये हमेशा फिक्स होती है इस फॉर्मूले में, 0.082 आप लिख दो इसको, या फिर 0.083 लिख दो। टेम्परेचर आपका 298 हो गया। फेरेडे की आपको मैं ऑलरेडी वैल्यू बता चुका हूं, 96,500, और ये आपका है लॉग ब्रैकेट में आपकी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आप मजे की चीज देखोगे तो भाई ये भी एक नंबर आपका है, ये भी एक नंबर आपका है, ये सारे नंबर हैं। इनको आप पहले ही सॉल्व करके चलो ना एग्जाम से पहले ही। तो आप जब इनको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो ये जो नंबर आएगा आपका, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये आएगा 0.059 एन एज इट इज है, लॉग में प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। और अब आपके लिए यह फॉर्मूला बड़ा ही आसान बनके आपके सामने आ चुका है। सभी को दिख रहा है? क्योंकि सारा तो आपने पहले ही सॉल्व कर लिया। इवन आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे सीयूईटी में, तो आप इसको राउंड ऑफ करके वैल्यू निकाल सकते हो अप्रोक्स। अब 0.059 को आप यहां पे लिख सकते हो 0.06 भी। मैं न्यूमेरिकल करके आपको दिखाता हूं कि यूज कैसे करना है। मैं न्यूमेरिकल करके आपको दिखाता हूं, ठीक है? चलो, मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ध्यान से देखना। चलो, तो पहला न्यूमेरिकल मेरे सामने आ चुका है। राइट द सेल रिएक्शन, कैलकुलेट द ईएमएफ सेल एट 298 केल्विन। बहुत बढ़िया। क्या करना है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है 298 केल्विन पे। तो आप लिखोगे ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस में 0.06 अपॉन में एन, लॉग में प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप इस रिएक्शन को लिखो पहले। तो हो रहा है एसएन से, एसएन सॉलिड से SN2 पॉजिटिव, ठीक है, और हो रहा है H पॉजिटिव से H2 गैस। ठीक है भैया, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका -2 और ये हो गया आपका बेटा प्लस का 1, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे प्लस हो रहे हैं। अब देखो आपको क्या करना है भाई, इसको बैलेंस कर लो। इधर 2 है, इधर 2 है, मल्टीप्लाई आप 2 करोगे तो 2 ही तो आ जाएगा ना यहाँ पे भी। तो ये आपका +2, ये आपका -2, इक्वल आ गया नंबर। देखो इक्वल आ गया नंबर इक्वल आ गया। हाँ जी, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? 2 आ गई। अच्छा जी, आओ जरा ध्यान से। अच्छा, हमें ई नोट सेल की जरूरत पड़ेगी। ई नोट सेल क्या होता है भाई लोग? ई नोट सेल होता है हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे कौन है अपना? जल्दी बताओ मुझे। कैथोड पे अपना हाइड्रोजन है। मैंने बोला था हाइड्रोजन को हमेशा रेफरेंस मानते हैं, 0 वैल्यू लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। माइनस एनोड पे कौन है अपना बेटा? एनोड पे अपना टिन है। कितनी वैल्यू एनोड की? माइनस का 0.14, यानी कि ओवरऑल ई नोट सेल की वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 0.14 वोल्ट। आ जाओ यहां पे,
तो ये हो गया आपका 0.14 माइनस में 0.06 अपन में n की वैल्यू आई है 2 लॉग। प्रोडक्ट में जो भी कॉन्सेंट्रेशन है या फिर प्रेशर है, प्रोडक्ट में आपका देखो ये आयंस है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी, तो SN2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.004, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है 1 बार मल्टीप्लाई 1। ठीक है, दोनों चीज ले ली, अपने प्रेशर भी लेते हैं और अपनी आयंस भी और अपनी कॉन्सेंट्रेशन भी, डिवाइड में रिएक्टेंट में ये सॉलिड है, सॉलिड की कोई कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं है, ये H पॉजिटिव आयन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.02। ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले में जो भी आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया होता है वो बेटा पावर में जाता है, ये आपको ऐसे करना है। कर लिया, ठीक है। 0.14 माइनस में इसको से काटोगे तो 0.03 आ जाएगा, 0.03, उसके बाद है लॉग 0.004 अपॉन में 0.02 मल्टीप्लाई 0.02। ठीक है, अब इस डेसिमल को हटाओगे 100 आएगा, अब इसको हटाओगे फिर भी 100 आएगा। ठीक है, अब इसको हटाओगे तो 1000 आएगा। 2 2 जा 2 2 जा, है ना, कट गया 4, 3 0 से 3 0 कट गई, ये बचा आपका खाली 10। तो आ गया आपका 0.14 माइनस में 0.03 लॉग 10 सबको पता है 1 होता है। अब सॉल्व करोगे तो 0.14 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यह आएगा आपका 0.14 माइनस 0.03 यानी कि 0.11 वोल्ट बेटा आपका आंसर आ गया। अगर सभी का इतना आ रहा है तो जल्दी से एक बार मुझे बता दो कि भैया क्लियर है एवरीवन। बेटा लास्ट में देख लूंगा, टेंशन ना लेना, है ना, लास्ट में देख लूंगा जो भी तुम्हारा होगा कुछ भी। ठीक है, जल्दी से मुझे बताएंगे सारे के सारे लोग। इस एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको पूरी नर्स्ट इक्वेशन का काला चिट्ठा खोल दिया है। ठीक है, डीबीपी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, उनको अच्छे से सॉल्व करना। नर्स्ट इक्वेशन में बैटरी से पहले, फिर उसके बाद बैटरी है, बैटरी तो छोटा सा ही है वैसे, एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत कम है आपको न्यूमेरिकल आएगा सीयूईटी में, क्योंकि बहुत टफ न्यूमेरिकल हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन इसकी कंडीशंस आपको याद रखनी है। जब भी आपसे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में तो जा रही है, वो बैकवर्ड में भी आ रही है। ऐसे में जो हमारा ये जो होता है ना, ये जो हम यहां पे लेते हैं, इसको हम पूरे को क्यू कहते हैं, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, क्यू रिएक्शन क्वेश्चन। ऐसे में इस पूरे को कहा जाता है, अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है तो इस रिएक्शन क्वेश्चन को हम ऐसे में कह देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ईएमएफ ऑफ द सेल 0 माना जाता है, और ऐसा होता है कि भाई सेल फुल्ली डिस्चार्ज है, सेल अपना काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा ही नहीं रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से दूसरी तरफ क्यों जाएंगे जब रिएक्शन जा ही नहीं रही है, क्योंकि जैसे आ रही है वैसे वापस आ जा रही है। ठीक है ना, तो 3 कंडीशन आपको मेंटेन याद रखनी है। मतलब ऐसे में क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। अभी तक आपका फॉर्मूला था ईएमएफ यानी कि ई सेल इक्वल्स टू ईएमएफ इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस में 0.059 अपॉन में एन, लॉग में आप इसको प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट है, फिर लॉग क्यू लिख दो नॉर्मली। लेकिन एट इक्विलिब्रियम आपको इसको मॉडिफाई करके यहां पे आ जाएगा 0, ये ई नोट सेल एज इट इज 0.059 अपॉन में एन, और ये आपका बन जाएगा के इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इस वजह से क्या होगा, आपका ई सेल इधर आ जाएगा और ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला आ जाएगा इस तरीके से। और इसके ऊपर फिर आपको बेटा एग्जामिनर फंसा सकता है, आपसे के इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकता है। के इक्विलिब्रियम क्या है, यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल का मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाए। बाकी सीयूईटी में इस लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आया है अभी तक। चलो मैं दिखा देता हूं एक बार। सबसे पहले कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, वो आप निकाल सकते हो माइनस एनएफई करके। मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। फॉर्मूला वो रहा, ई नोट सेल आपको डायरेक्टली दे रखा है, तो आपने लिख दिया 0.236 0.06 एन की वैल्यू कैसे निकालोगे वो देख लो। एन की वैल्यू F3 पॉजिटिव से F2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, क्योंकि वहां पे 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे इस तरीके से। -1 से यहां पे 0 हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि यहां पे 2 लगा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो -2 इलेक्ट्रॉन। नंबर बराबर है, एन की वैल्यू आ गई आपके डायरेक्टली, यहां पे रख दो आप अपना 2 रख दिया भैया।
उसके बाद आ जाएगा log k इक्विलिब्रियम। बस अब तो सॉल्व ही करना है भाई, इसको इससे काटोगे तो 0.03 आएगा, ये डिवाइड में आएगा 0.236 अपॉन में 0.03 इज इक्वल्स टू लॉग में k इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अब कैसे कटेगा, डेसिमल से डेसिमल जाएगा। अब इसको काटोगे तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और जी तुम्हारा एक सेकंड 3 7 21 3 24 3 6 से 18, ये आ गया आपका 78, 7.86 आ जाएगा, है ना। कितना आएगा बेटा 7.86 आ जाएगा, ये आपका आ गया लॉग में के इक्विलिब्रियम। अब भैया क्या यही पे छोड़ देना है? नहीं, जब भी लोग दूसरी साइड जाता है तो जो भी नंबर होता है वो 10 की पावर में जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 7.86। ये आपको गिवन होगा या फिर आपको ऑप्शन में यही मिलेगा और आप इसको लगा दोगे। अगर इक्विलिब्रियम वाली बातचीत आएगी तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। सानिया बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है ना, लास्ट में सब कुछ देख लूंगा। चलो क्लियर है सभी को? ठीक है बेटा, लोग आपको सॉल्व नहीं करना, आपको या तो गिवन होगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में वैल्यूज आपको देकर रखी होती हैं, अदरवाइज आपको ऑप्शन वहीं तक दिया जाएगा जहां तक आपको सॉल्व ना करना, अदरवाइज आपको गिवन होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आते हैं फाइनली बैटरी के ऊपर। बैटरी से आपको एमसीक्यू मिलने के 99% चांसेस होते हैं, तो इसको इसलिए ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। फिर डाउट्स वगैरह देखूंगा मैं तुम्हारे। चलो ध्यान से देखना। दो तरह की बैटरी होती है, पहला होता है आपका प्राइमरी वोल्टेइक सेल, जिसे हम ड्राई सेल कहते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है आपका लेकलांचे सेल। प्राइमरी सेल कौन होती हैं? जिनमें केमिकल्स एक बार अगर कंज्यूम हो जाए तो इनमें फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, हम इनको रीजनरेट नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते। सबसे पहला एग्जांपल आपका ड्राई सेल, लेकलांचे सेल। यहां पे आपकी जो एनोड होती है वो जिंक की होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा। कैथोड में यहां पे आपका होता है MnO2 और NH4Cl का पेस्ट। MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से आए हैं उसको लेंगे और यहां पे ये अमोनिया बना देंगे, प्लस ये प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, प्राइमरी सेल है, एनोड पे जिंक होता है और कैथोड पे MnO2 होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, CUET में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस इससे नहीं आ सकते, है ना। तो आपको रिएक्शन याद करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया है। तो आपको याद रखना है एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, ये प्लस ये प्राइमरी सेल है, दैट्स इट। ठीक है ना, बाकी आपके सामने रिएक्शन यहां पे मैंने लिखी हुई है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दे रहा हूं, एनोड पे कौन है याद रखना, कैथोड पे कौन है याद रखना, और जी अमोनिया कहां बनती है, एनोड पे या कैथोड पे, ये याद रखना। अगला आता है अपना बटन सेल। बेटा बटन सेल भी अपनी प्राइमरी सेल है, रिचार्ज नहीं कर सकते, वही जो आपकी रिस्ट वॉच में होती है। इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड की सेल भी बोला जाता है। एनोड पे यहां पे भी जिंक है, वो जिंक अकेला नहीं है, मर्क्यूरी के साथ में मर्क्यूरी अमलगम की फॉर्म में है। यहां पे ये भी ऑक्सीडेशन करता है, ZnO बनाता है। और जो कैथोड पे होता है वो होता है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जो कि रिडक्शन करके मर्क्यूरी बनाता है। याद रखना है एनोड पे अमलगम जिंक होता है, अमलगमेटेड जिंक, और कैथोड पे HgO होता है। और क्या याद रखना है इसमें, ध्यान से देख लो। इस रिएक्शन में एक मजेदार फैक्ट ये है कि देखो यहां पे आपको प्रोडक्ट में आयंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके किसी भी प्रोडक्ट में आयंस नहीं है। ZnO आयन नहीं है, Hg आयन नहीं है, मतलब इसके प्रोडक्ट में आयंस नहीं है। तो आपको लिखना है, इसकी एक इंपॉर्टेंस है, स्टेटमेंट में आ सकता है, बटन सेल इज हाईली इफेक्टिव ड्यू टू द absence of ions, thus fixed EMF of the cell। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो ध्यान से देखना। ये भी एक सेल है, तो इस सेल पे भी आप नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे। नर्स्ट इक्वेशन में यहां पे आप आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो, लेकिन इसमें आयंस कहीं बने ही नहीं है। तो आयंस अगर बने ही नहीं है तो ये वाला पार्ट गया, मतलब इसके ई सेल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, आयंस पे डिपेंड ही नहीं करती, तो कभी चेंज नहीं होती, जिस वजह से इसको हाईली इफेक्टिव माना जाता है। याद क्या रखना है, हाईली इफेक्टिव है ये वाली बात। एनोड पे जिंक अमलगमेटेड जिंक है, कैथोड पे HgO है, कोई भी यहां पे आपका क्या नहीं बनता, आयंस नहीं बनता, दोनों सेल अपनी डन होती है। ठीक है, आ जाओ। मैं कह रहा था ना सेल में बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है,
ये वाली सेल बड़ी इंपॉर्टेंट है। केवल ये एक सेल ऐसी है जहां पे आपसे रिएक्शन के ऊपर भी सीयूईटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी वोल्टेज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। हमारे घर में जो इन्वर्टर बैटरी यूज होती है बेटा, वहां पे भी इसी का यूज होता है, इन्वर्टर बैटरी। याद क्या रखना है, ध्यान से देख लो। लेफ्ट साइड में एनोड पे हम यूज करते हैं इसमें लेड ऑक्साइड, पीबी सॉलिड स्टेट में, और कैथोड में हम यूज करते हैं, सॉरी लेफ्ट में यूज करते हैं खाली लेड, और राइट में कैथोड में यूज करते हैं लेड ऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर 30% सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है ना, 30% सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। इस तरीके से पूरी सेल बनती है। बात आती है इसकी रिएक्शन की, क्योंकि पेपर में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको ध्यान से देखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एनोड पे क्या होता है, ध्यान से देखना। एनोड पे लेड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बनाएगा Pb2 पॉजिटिव। जब Pb2 पॉजिटिव नीचे गिरेगा और H2SO4 से मिलेगा, वहां पे H कम वो है, रिएक्टिव है, लेड ज्यादा है, तो वो SO4 लेके भाग जाएगा। ऐसे ही कैथोड पे आ जाओ। कैथोड पे क्या होगा, आपका जो PbO2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा जो वहां से निकले, और बन जाएगा यहां पे +4 की स्टेट में आप निकालोगे तो ये बन जाएगा Pb2 पॉजिटिव। और फिर से ऐसे ही होगा, Pb2 पॉजिटिव नीचे गिरेगा, H2SO4 के पास जाएगा और इसका सल्फेट लेके PbSO4 बना देगा। दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, ध्यान दो। ये वाली रिएक्शन याद रखनी है, ये वाली अभी तक, एक तो ये एक याद रखनी है। मेजर चांस है ओवरऑल रिएक्शन के पूछे जाने के, तो ओवरऑल देख लो क्या होती है। तो ओवरऑल होती है Pb प्लस में PbO2 प्लस में 2H2SO4 गिव्स में 2PbSO4 प्लस में 2H2O। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन होती है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मजे की बात यह है कि ये एक सेकेंडरी बैटरी है। कैसी है, सेकेंडरी, मतलब इसको रिचार्ज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। if high and opposite EMF is applied, opposite EMF is applied externally, मतलब समझो मतलब क्या है, then reaction can be reversed, रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, and बैटरी विल बी रिचार्ज्ड। बैटरी क्या हो जाएगी, विल बी रिचार्ज। बैटरी आपकी रिचार्ज हो जाएगी। देखो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा दूं। देखो क्या मतलब है इसका। ये आपकी बैटरी है, लेट सपोज ये आपकी बैटरी है ना, इसका कुछ ना कुछ ईएमएफ है। लेट सपोज इसका ईएमएफ है एक्स। अगर मैंने इस बैटरी को एक बाहर के सॉकेट में जोड़ दिया और उस सॉकेट से कितना वोल्टेज दिया, एक्स से ज्यादा है, एक्स प्लस वाई है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, अभी क्या हो रहा था, जो ओवरऑल रिएक्शन थी कि धीरे धीरे सारी चीजें खत्म होती जा रही थी, क्योंकि ये बन रहा था। अब ये खत्म हो जाएंगी तो एक बार को बैटरी काम करना बंद कर देगी, केमिकल्स खत्म हो गए हैं। तो जैसे आप ये वाली कंडीशन लगाओगे ना, अपोजिट ईएमएफ ज्यादा, अपोजिट ईएमएफ वाली, तो क्या होगा, रिएक्शन खुद से खुद रिवर्स हो जाएगी। अब रिएक्शन उल्टी हो जाएगी और जो चीज खत्म हुई थी वो बननी शुरू हो जाएंगी, जिस वजह से एक बार फिर से आप इस बैटरी का यूज कर पाओगे। तो ये आपको याद रखना है। ओवरऑल रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाली बात इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे होता है। हाई एंड अपोजिट ईएमएफ की यहां पे जरूरत होती है। दिस इज योर सेकेंडरी सेल। आइए बैटरी को खत्म कर लेते हैं। तो कोई डाउट है किसी को, एनीवन? बेटा बैटरी का बस एक स्लाइड बचा हुआ है। ठीक है, चलो तो बैटरी को खत्म कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये वो है जो आपके पावर बैंक वगैरह में होती है, ठीक है ना। ये भी एक सेकेंडरी सेल है। कैसी है, सेकेंडरी है। इसको आप भी आप सेम तरीके से रिचार्ज कर सकते हो। लाइट वेट होती है, इसलिए आप इसको पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज कर लेते हो। ठीक है, यहां पे सेल रिएक्शन लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूं। एनोड पे कैडमियम होता है, ठीक है, एनोड पे कैडमियम होता है, -2 इलेक्ट्रॉन जाके कैडमियम 2 पॉजिटिव बनाता है। और कैथोड पे आपका क्या होता है बेटा, कैथोड पे आपका, हालांकि इसकी भी रिएक्शन आपसे बहुत कम चांसेस है कि पूछी जाएगी, आपका होता है NiO2, ठीक है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना देगा Ni2 पॉजिटिव।
बस याद रखना कि एनोड पे कैडमियम और कैथोड पे NiO2 होता है, सेकेंडरी सेल है, पोर्टेबल डिवाइसेस में इसका यूज होता है, पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज होता है, ध्यान रखना, ये याद रखना जरूरी है कि पोर्टेबल डिवाइसेस में है, ये आपका इन्वर्टर बैटरी में है, ये आपका रिस्ट वॉच में होती है, ये आपको याद रखना है, ये आपकी रिस्ट वॉच में होती है, तो ये आपको सारी बातें बेटा याद रखनी है, ठीक है। लास्ट आती है आपकी फ्यूल सेल। फ्यूल सेल वो है जो आपके अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी इस्तेमाल हुई थी, जिसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना, रॉकेट्स वगैरह में इसका यूज होता है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70% एफिशिएंसी होती है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, बस प्रोडक्ट में पानी बनाती है, ठीक है ना। कैथोड में आप इसमें O2 लेते हो, अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल ले रहे हो, एनोड पे हाइड्रोजन लेते हो, ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये होती है, दैट्स इट, बैटरी होती है खत्म, ठीक है जी। जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे, कोई डाउट है यहां तक किसी को? ठीक है ना, जल्दी से बता दो मुझे। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। अब मैं तुम्हारे डाउट्स वगैरह लूंगा, अब मैं तुम्हें जो भी दिक्कत होंगी सारी सुनूंगा, तुम्हारी टेंशन ना लो, हमें इतना पार्ट आज कवर करना था वो हमने कर लिया, अब तुम्हारे डाउट्स वॉच लूंगा मैं, चलो। चलिए ठीक है, हाँ जी, अपोलो स्पेस प्रोग्राम मेरे लाल, उस प्रोग्राम का नाम था, है ना, उसका नाम, एक स्पेस प्रोग्राम का नाम रखा गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम, है ना, नासा का। सर कन्वेंशन बता दीजिए हाफ रिएक्शन वाली, मतलब सर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं पढ़ाओगे क्या? मोहित सॉल्यूशन में ही कर लिया था ये तो हमने, यार कैसी बात कर रहा है तू, है ना। ओवरऑल रिएक्शन डिस्चार्जिंग के टाइम का है बेटा, देखो दो रिएक्शन बताइए मैंने आपको ओवरऑल में, है ना, दो रिएक्शन मैंने आपको बताई है, ये वाली है आपकी डिस्चार्जिंग वाली, है ना, और नीचे वाली है आपको अगर बैटरी को रिचार्ज करना है, रिचार्जिंग वाली, आप इसको लिख लो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सर रिपीट कर दो बेटा, क्या रिपीट करना है मेरे लाल मेरे बच्चे? देखो एनोड पे पीबी, जो Pb2 पॉजिटिव बनाता है, वो नीचे गिर के PbSO4 बना देता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना यहाँ पे Pb होता है, यहाँ पे PbO2 होता है, ओवरऑल रिएक्शन डिस्चार्जिंग के याद रखो, और अगर आपने अपोजिट और ग्रेटर EMF लगा दिया तो रिचार्जिंग की ये याद रखो, ठीक है, दैट्स इट। जी की वैल्यू से स्पॉन्टेनियस और हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं देवजीत, अगर माइनस होगी तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। रिवर्स बैटरी बता दो सर, क्या कोरोजन और रस्टिंग? बेटा रस्टिंग इज अ एग्जांपल ऑफ कोरोजन, है ना। क्या पूछा था इसने? एक सेकंड रुक जाओ, क्या पूछा था? यहां पे बता दूं, जो भी आपकी ओवरऑल रिएक्शन है उसको बस पलट देना, तो रिचार्जिंग की वैल्यू देखो बिल्कुल सेम ही तो है ऊपर वाले से, बस आपने उसको क्या कर दिया, पलट दिया, लेफ्ट वाले को राइट वाले को लेफ्ट पे, लेफ्ट वाले को राइट पे कर दिया, ठीक है। एपीएम क्या होता है? एक बार चैट बॉक्स में बता दो भाई एपीएम क्या होता है। सर इसमें एंटीलॉग नहीं होगा क्या लास्ट में? तनिषा आप इतना सॉल्व नहीं करते क्योंकि उसके लिए आपको एंटीलॉग के लिए आपको फिर वो टेबल चाहिए होती है, और जो कि आपको नहीं मिलती है, तो आपको वहीं पे ऑप्शन में उतने तक ही छोड़ के देते हैं, तक आप उसको कर सकते हो, या फिर आपको वैल्यू गिवन देते हैं कि भाई इस एंटीलॉग की वैल्यू ये गिवन है। सर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक सेकेंड बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको क्या याद रखना है, एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपका नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला था, है ना, जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसको नॉर्मली क्यों कहते हैं हम लोग, तो इक्विलिब्रियम पे एक तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, और आपसे इस तरह के न्यूमेरिकल में आपसे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछी जा सकती है, दैट्स इट। थ्योरी में ये पॉइंट याद रखना कि क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ईएमएफ 0 होता है, सेल यहां पे डिस्चार्ज क्योंकि काम नहीं कर रही, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रही है, जाती वापस आ जा रही है, बस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। फ्यूल सेल विल कम, बेटा यूज आते हैं प्रगति, एफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एफिशिएंसी कितनी होती है। दूसरा कब कब इसका इस्तेमाल, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में बताओ कौन सी फ्यूल सेल यूज हुई थी, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आप बता सकते हो, बस ये करना है। सर मजा आ गया आपकी क्लास लेकर? प्रिंस मजा तो अभी नहीं आया होगा यार, मैं सच में बिना एनर्जी के पढ़ा रहा हूँ, लिटरली मेरा भी मन, मतलब मुझे मन कर रहा है कि मैं कूद कूद के पढ़ाऊं, लेकिन यार गला ना बैठा हुआ है, मैं क्लास छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारा सीयूटी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो, ठीक है। चलिए सर कन्वेंशन बता दीजिए रिएक्शन वाली, बेटा कन्वेंशन मतलब यहां पे कन्वेंशन, कन्वर्जन सिंपल है, जो आपने डिस्चार्जिंग के लिए याद किया, रिचार्जिंग वाले को उसको उल्टा करना है बस, है ना, अगर कन्वेंशन का ये मतलब है आपका तो यही है मतलब, है ना। चलिए ठीक है प्रगति, ये हो गया। नहीं यार अनु बहुत कम है, अभी तक तो नहीं आया क्योंकि उतने लेवल का नहीं पूछा जाता।
सर पी आर को कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल का समझा दीजिए सर, पी आर को कैसे निकालते हैं, मतलब स्वामी पी आर, अच्छा पी आर को कैसे निकालते हैं मेरे लाल मेरे बच्चे, वो कॉन्सेंट्रेशन है। पी का मतलब है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, आर का मतलब है रिएक्टेंट की। देखिए जैसे यहां पे पी का मतलब है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, देखिए दे रखी न्यूमेरिकल में देते हैं। प्रोडक्ट की अगर गैस है तो उसका प्रेशर देखिए दे रखा, ऐसे रिएक्टेंट में ये दे रखा है, एच पॉजिटिव की कहां दे रखी है, ये दे रखी, तो आपको ये गिवन होती है। ठीक है ना। चलो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है ना सर। फ्यूल सेल के दो एडवांटेज, 70% एफिशिएंसी है और पॉल्यूशन नहीं होता, केवल पानी बनता है। ठीक है चलो बाय गाइस, बाय एवरीवन। बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी अगली क्लास में, है ना, वो कर पाऊंगा तब, मैं टेंशन ना लो। मोलर कंडक्टिविटी वगैरह में इसकी जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, है ना, हाँ वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है चलो जी, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। सर इसको रिपीट कर दो बेटा, सिंपल सी बात है, आपको एनोड में याद रखना है पीबी होता है, कैथोड में आपका PbO2 होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हो आप। 30% होना चाहिए इसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अगर आप इस बैटरी को रिचार्ज करना चाहते हो तो जितना ईएमएफ इस बैटरी का है उससे ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में आपको देना पड़ेगा एक्सटर्नल सॉकेट से, तो ये रिचार्ज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। फ्यूल सेल में आपको याद रखना है उसकी 70% एफिशिएंसी, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुई थी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की फ्यूल सेल आप वाइडली यूज करते हो रॉकेट्स वगैरह में। ठीक है ना। चलिए पचूरी बेटा, लॉग्स की log 10 की वैल्यू याद रखो, log 1 की वैल्यू याद रखो, log 2 की और log 3 की, दैट्स इट। ठीक है चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।